दोस्तों, पिछले 48 आवर्स में देश और विदेश में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग और वो पूरा सिचुएशन को दूसरे नजरिया से दिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसे है जितना शांत अभी लग रहा है, एक्चुअल में क्या वो है नहीं। देश क्या पूरा हाई अलर्ट में है और ये जो शांति अभी विराज कर रहा है वो बहुत बड़े आंधी आने से पहले जैसे पूरा प्रकृति एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही कुछ लग रहा है। यहां पर और भी बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। जब भारत ने एक बड़ा सा स्टेप लेने के सोच रहा था, तभी भारत के बाहर 3 ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जहां पर भारत को और भी कर्नर करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके ऊपर भी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है चल क्या रहा है। पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत को लेकर उथल पुथल मच रहा है और भारत में बैठे हुए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको इकट्ठा करके अभी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सबसे बड़ा साजिश रचा जाएगा। आज वो सारे इंसिडेंट एक एक करके आपके सामने लेके आऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र सिद्धशील घोष। दोस्तों, अभी देश का जो सिचुएशन है, जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से चल रहा था, वो उससे बहुत ही अलग हो चुका है, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कुछ है ही नहीं इस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए। यहां पर इन लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का इशू, जिसके लिए बिल लोकसभा में पास हो गया है। वहां पर बहुत चर्चा हुआ, बहुत सारे गाली बका, लेकिन अल्टीमेटली वॉकआउट करके निकल गया अपोजिशन। और ये जो बिल था जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, आगे और कोई पेपर लीक के लिए नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे तो उसके बहुत बड़ा उनका हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो तो तैयार हो चुका है। ऊपर से ये जो कॉकरोच वालों का आंदोलन चल रहा था, उनका जो जो डिमांड था वो सारे फुलफिल किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी रेजिग्नेशन करने से मजबूर किया जाता है। तो इसके मतलब ये जो जेनजी रेवोल्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट मिट गया है। तो अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन बोलिए, जेनजी बोलिए, किसी के पास कुछ भी नहीं है। देश को आगे से शांति से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। क्यों यह सवाल उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है जब हम देखते हैं हमारा जो एनएसए है अजीत डोभाल जी, वो भागते हुए पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट भवन में, और वहां पर जाके हमारा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग करते हैं। क्या ऐसे सिचुएशन हो गया जहां पर अजीत डोभाल सर को आना पड़ा पार्लियामेंट भवन में और अमित शाह जी के साथ इतना लंबा बैठक, क्लोज डोर बैठक करना पड़ा? ऊपर से ये बैठक पहले बैठक नहीं था, इसके 24 आवर्स पहले और भी एक बहुत ही अहम बैठक हो जाता है, वो भी पार्लियामेंट भवन में। अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए अमित शाह जी वहां पर है, लेकिन हम देखते हैं होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी, आईबी का चीफ तपन डेका जी और उनके साथ हाई प्रोफाइल मिनिस्टर जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी मिलके एक क्लोज डोर मीटिंग 24 आवर्स पहले ही कर लेता है। अब इस सिचुएशन को लेकर जो ब्रीफिंग आ रहा है उसमें बोला जा रहा है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, हम बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में हुए बहुत सारे स्पर्शकातर विषय है, उस विषय में भी आलोचना किया है। तो देखिए, ये तो एक नेचुरल चीज है जिसमें इतना कुछ सवाल उठाने का कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन उसके 24 आवर्स बाद ही जब अजीत डोभाल जी के साथ भी अलग से मीटिंग करना होता है तो बहुत सारे सवाल पैदा होता है। देखिए, यहां पर अगर बॉर्डर सिक्योरिटी का बात करें तो इस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी को होना चाहिए था, लेकिन राजनाथ सिंह जी नहीं है। उस मीटिंग में है जेपी नड्डा जी, जिस जेपी नड्डा जी के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये जो कॉकरोच वालों का आंदोलन है, उनका क्या बयान है, उसका क्या डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए लियाजों का काम करना। तो उसके मतलब ये जो आईबी चीफ है, ये जो होम सेक्रेटरी है, ये जो एनएसए है, सब कुछ सारे मीटिंग जो हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट, उसका डिस्कशन पॉइंट ये कॉकरोच वालों का आंदोलन है। तो इसका मतलब ये आंदोलन जितना सिंपल दिखता है इतना सिंपल है नहीं, ये गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ रहा है, और इसलिए अमित शाह जी को इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, इसका डीप डाइव करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 12 साल में अभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहां से हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है। स्पेशली चाइना बिल्कुल चुप बैठे हैं। भारत के साथ चाइना का जो रिलेशन है वहां पर चाइना इतना चुप बैठेगा, इतने दिनों से
ऐसे कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो चुप बैठी है। ये चुप्पी का रीजन क्या है? इसके पीछे क्या बहुत बड़ा कुछ चल रहा है? ऊपर से पाकिस्तान को देख लीजिए। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना बैकफुट में चले गए थे, पिछले कुछ दिनों में ये फ्रंट फुट में खेलने का कोशिश कर रहा था। पीओके में वहां पर जो इलेक्शन हुआ, वहां पर गोली चली और उनके बाद उनका मिनिस्टर का जो बयान आता है वो चौंकने वाला है। पीओके में रहने वाले पाकिस्तानियों को वो भारतीयों के साथ तुलना करते हैं और वहां पर गोली चलाना उसके लिए उनका मन में कोई खेद है, ऐसे बात नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही सबक सिखाएंगे, ऐसे ऐलान कर देता है। और इसके मतलब पाकिस्तान फिर भी भारत को लेकर सेंसिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीओके में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और सामने यूपी और पंजाब का इलेक्शन है। उसके पहले ही अगर पीओके यहां पर आ जाते हैं तो पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, गेम प्लान चेंज हो जाएगा और पूरा गेम पाकिस्तान के हाथ से बाहर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डिस्टर्ब कंट्री है। उनके उधर खैबर पख्तूनख्वा हो या बालूचिस्तान हो, वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएटेड है। और इस जो मौका मिला है भारत को पीओके को लेकर, इतना बड़ा मौका इसके पहले कभी नहीं आया है। तो इसलिए क्या पाकिस्तान का एग्रेशन वहां पर बढ़ेगा? वो फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब के बात करना चालू कर दिया है। ऊपर से बांग्लादेश एक नए ट्रैवल सेंटर बन गया है। हालांकि वहां पर इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुआ है और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान, उनको भारत में बुलाया गया है। लेकिन वहां पर शेख हसीना को फांसी को लेकर बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट किया जा रहा है। जो जमाती है वो भारत के विरुद्ध फिर से स्लोगन उठाना चालू कर दिया है। तो इसके मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क से फिर से प्रेशर क्रिएट करने का एक पूरा प्लान रचा गया है। जो लोग इतने दिन बैकफुट में गए थे, अचानक ये कॉकरोच वालों के आंदोलन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद इतना एग्रेशन में कैसे आ गया है? यहाँ पर क्या बहुत कुछ चल रहा है और इसलिए ये सारे मीटिंग करना पड़ रहा है? सवाल यहाँ पर भी उठ रहा है। और उसके साथ साथ और एक चीज देख लीजिए, पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को दो ही बंदे ने थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया। 2 बार 2 आंदोलन हुआ जिसके पीछे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। एक था किसान आंदोलन जो राकेश टिकैत जी ने किया था और दूसरा था ये कॉकरोच वालों का आंदोलन जो अभिजीत दिपके ने यहां पर लीड किया था। और दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों मिलकर ठीक करते हैं। अगले जो दिन आएगा वहां पर पूरा घेराबंदी किया जाएगा मोदी गवर्नमेंट को। किसान और युवा, स्टूडेंट, इन लोगों को मिला के एक बिगर एस्पेक्ट क्रिएट किया जाएगा और उस आंदोलन से ही ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। और ये जो डिस्कशन हुआ वो भी लास्ट 48 आवर्स में ही हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे स्टेप्स होता है। किसान आंदोलन में भोपाल में भयंकर भूचाल मच गया है। वहां पर हमने देखा जो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे एडेड का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। वहां पर पुलिस को बैरिकेड लगाना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश से जो छवि हमारे सामने आ रहा है वहां पर हम देख रहे हैं ये बैरिकेड तोड़ा जा रहा है और जो किसान है वो सीएम का हाउस घेरने का धमकी दे रहा है। ये तो बस शुरुआत है। इसके पहले पंजाब बॉर्डर में भी ऐसे हमने देखा था, जहां पर एक अफवाह फैला दिया जाता है कि इंडिया के साथ यूएस का ये कृषि लेकर कुछ तो डील होने वाला है और जिसके लिए भारत का किसान बहुत भुगतेगा। गवर्नमेंट ने बहुत प्यार से बात करता है, उसको समझाते हैं ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर भी किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है और वहां पर भी बहुत सारे आंदोलन का प्लानिंग चल रहा है। और इधर से सीजेपी वालों को देख लीजिए। जिस सीजेपी वालों का जन्म ही हुआ था यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने जब कॉकरोच वाला सब बोल दिए थे और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके बात के कारण इसका ये प्रोपेगेंडा चालू हुआ था। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट जब ये क्लियर कर देते हैं कि इस आंदोलन के साथ जो छात्र जुड़े हुए थे उसके अगेंस्ट ये मोदी गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप नहीं लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करते हैं। लेकिन देश के अंदरूनी सिक्योरिटी के कारण यहां पर जो दुष्कृति थे, जिसका पिछला रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है, जो बेल में है और जो जाने बाने हुलिगन्स है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई चालू रहेगा। तो वहां पर सीजेपी वालों सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी देता है कि हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी हम नहीं मानने वाला है। हमारा संविधान का जो 4 स्तंभ है उनका मूल स्तंभ है ये कानून सिस्टम
और उस कानून सिस्टम का जो टॉप मोस्ट पोजीशन में है, हाईएस्ट रेस्पेक्ट पोजीशन में है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो भी राय आते हैं, जो भी वहां पर से ऑब्जर्वेशन आते हैं, सब लोग मानने के लिए मजबूर होता है। लेकिन इस बार कॉकरोच बालो वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जो वर्डिक्ट लिए हो वो हुलिगन है, वो स्टूडेंट है, कोई मैटर नहीं, हमारा आंदोलन के साथ था, यही स्टैंप है और ये वर्डिक्ट आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अभी बिगर आंदोलन के लिए ये सोच रहे हैं। तो किसान आंदोलन और स्टूडेंट आंदोलन, ये दोनों जिस सिचुएशन से क्रिएट किया जा रहा है वो बेसिकली नॉन इश्यू है। और नॉन इश्यू को इश्यू बना के इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा करो कि मोदी गवर्नमेंट को अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, तो ये क्या अहम मुद्दा है? ये क्या इन लोगों का ब्रेन चाइल्ड है? और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है बाहर से जो बॉसेस इन लोगों को उंगली के इशारे में नचा रहे हैं, उनसे ही ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये ऐसे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजों को अभी बहुत ही माइन्यूटली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। ये सोच के ही क्या एनए से अजीत डोभाल को अमित शाह जी के साथ मीटिंग करना पड़ता है? आईबी चीफ से लेकर होम सेक्रेटरी सबको मिलके एक प्लान रचना पड़ रहा है? ये सवाल उठ रहा है। लेकिन सवाल ये और भी उठ रहा है कि एक अहम डिसीजन अदानी ग्रुप जब लेते हैं उसके बाद ही बहुत सारे इंसिडेंट हो जाता है। आप लोगों को मालूम है ये अदानी ग्रुप पोर्ट बिजनेस में है और उनका टारगेट ही है 2031 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट बिजनेस उनका हाथ में आ जाए और उस प्लान के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग अदानी ग्रुप का है उसका डायरेक्ट फायदा भारत को मिल रहा है। अभी तक जो भारत के बाहर इन्होंने बहुत सारे पोर्ट लिया है उसमें से अहम जो कनेक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, तंजानिया और इजराइल में है। और इसके कारण भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जो बहिर्विश्व के साथ कांटेक्ट है वो बहुत ही स्पेशल पोजीशन में है, बहुत ही एडवांटेज सिचुएशन में है। और अभी न्यूज आ रहा है यही अदानी ग्रुप ब्रिटेन का 25% स्टेक एबीपी ग्रुप का लेने वाला है। कौन है ये एबीपी ग्रुप? एसोसिएटेड ब्रिटिश पोर्ट्स, जो ब्रिटेन का पूरा जो सी बिजनेस है उसका 25% स्टेक होल्डर है और उसमें ही अभी बड़ा सा एक स्टेक अदानी ग्रुप के हाथ में आने का चांसेस है। वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग पूरा चालू हो जाता है। और अगर ब्रिटेन का इतना बड़ा स्टेक अदानी ग्रुप के पास चले आते हैं और उसका जो पिछला इंटरनेशनल कनेक्शन है सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं, तो भारत के लिए पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप में बिजनेस राज करने का जगह खुल जाता है। और यही यहाँ पर ही क्या बाकी जो ग्लोबल लीडर्स है उनका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं यूएस सेनेट में एक बिल पास हो जाता है जहां पर रसिया से तेल खरीदने वाले भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का परमिशन यूएस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इसके मतलब भारत के ऊपर और भी प्रेशर टैक्टिक्स बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ऊपर से देखिए इसके बाद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दो खास मीटिंग करते हैं जहां पर सबसे बड़ा जंग पिछले कुछ सालों से चल रहा है, यूक्रेन और रसिया। उस यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर को वहां पर बुलाया जाता है और उस मीटिंग के बाद जेलेंस्की बोल देता है वो बहुत ही खुश है। क्यों उसका खुशी का कारण क्या है? क्योंकि यूएस से जो सपोर्ट उसको चाहिए था रसिया के साथ अपना जंग जारी रखने के लिए, वो सारे फंड क्या अप्रूव हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन के हिम्मत नहीं था रसिया के साथ इतने दिन टिके रहे। लेकिन फिर भी वो जंग जारी रख रहा है। इसके मतलब यूएस का जो सपोर्ट था वही कंटिन्यू होने वाला है। तो इसके मतलब रसिया को पूरा डिस्टर्बेंस करने का प्लानिंग ट्रंप का कंटिन्यू रहेगा। ऊपर से दूसरे एक इंसिडेंट देख लीजिए, इजराइल को भी बुलाया जाता है यूएस में और व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ नेतन्याहू का मीटिंग हो जाता है। और उस मीटिंग के बाद आउटकम क्या होता है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। लेकिन एक चीज देख लीजिए, ये इजराइल के ऊपर यूएस भारी मात्रा में डिपेंडेंट है ईरान वार के कारण। लेकिन उस इजराइल को भी अब यूएस ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि इजराइल जब लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है वो लेकर ये खुश नहीं है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रंप का, ये क्या इजराइल को प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इजराइल भारत का नेचुरल दोस्त है, वहां पर वो प्रतिबंधकता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके मतलब भारत को पूरा घेरने का प्लानिंग चल रहा है। भारत के ऊपर ये सारे जो चीज हो रहा है, ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है,
तो उसके कारण भारत झुक जाए, ये गवर्नमेंट थोड़ा अनस्टेबल हो जाए और उस अनस्टेबल सिचुएशन को काम में लगाते हुए ये अभिजीत द्वीपके, राकेश टिकैत जैसे लोगों को सामने खड़ा करके नरेंद्र मोदी को और उसके गवर्नमेंट को फाइनल धक्का दिया जाए। अगले कुछ साल, अगले कुछ महीना इसलिए क्या बहुत अहम है, बहुत कुछ होने वाला है जो अभी हम लोग विजुअलाइज नहीं कर रहे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे चीज प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के लेवल में है, जिसका आउटकम कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही झटके से आ सकता है और उनका मेन मकसद रहेगा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देने का। और विरोधी भी इसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले 12 साल से उसके पास कुछ मौका नहीं था और जो अपोजिशन इतने सारे स्टेट में लगातार हारने के बाद ऑलमोस्ट घर में घुस चुके थे, वो अभी सबसे ज्यादा एग्रेशन में आ गया है। अगर सारे ये जो बिंदु है इसको आप कनेक्ट करते हो तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का जाल आपको दिखाई देगा। क्या यही है भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सबसे बड़ा साजिश? इसका जवाब फ्यूचर में होगा, लेकिन सिचुएशन अभी जो है वो क्रिटिकल है, ये कोई नहीं अस्वीकार कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, कहां पर हो रहा है षड्यंत्र? देश के एक पार्ट भी इसके साथ युक्त है या विदेश से ही पूरा यह षड्यंत्र का जाल रचा जा रहा है? डेफिनेटली अपना आंसर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।